अब बिना वक्त गवाए हम सर को आमंत्रित करेंगे मंच तक, और सर आके अपने मुखारविंद से इन बच्चों को भी मोटिवेट करेंगे। झाबर जी सर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। रामलाल जी छोटे भाई के रूप में सदैव ही सम्मान के पात्र हैं, और आपके बीच जो आपको डायरेक्शन मिल रहा है, इनका जो गाइडेंस मिल रहा है और इनका जो अध्यापन का जो अनुभव आप लोगों को मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर यूँ मानकर चल रहे आप की जो कमान है वो एक सही हाथों में है। इनके पास जो अनुभव है करीब 15 साल का टीचिंग का जो कंपटीशन क्लासेज का है, मैं मानता हूँ है, और हम लोगों ने मिलकर साथ में काम किया। और जो भी इस क्षेत्र में आप देख रहे हो, चाहे इंस्टीट्यूट ये हो चाहे अन्य हो, आपने दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी सेवाएं दी हैं, लेकिन दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी जो सफलता का जो मुकाम है, रेट है, उसके अंदर जो योगदान है रामलाल जी का अविस्मरणीय है। सदैव एक शानदार फैकल्टी और एक अच्छे मैनेजमेंट के रूप में ये जाने जाते रहे हैं। और आज तो इस परिक्षेत्र के अंदर 10-15 किलोमीटर दायरा के अंदर, 20-30 किलोमीटर के दायरे के अंदर रामलाल जी अपने बौद्धिक श्रेणी से और अपने मार्गनिर्देशन से, अपनी टीचिंग से आज पूरे क्षेत्र के अंदर जानी पहचानी एक शख्सियत है। तो रामलाल जी ने आज जो हमें ये छोटा सा अवसर दिया आप लोगों के बीच आने का, और आप जैसे युवा साथियों, बच्चों के साथ, बेटे और बेटियों के साथ जो समय बिताने का जो आपने अवसर दिया हमें, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बेटा, आप सभी राजकीय सेवाओं के लिए एस्पिरेंट्स हैं, महत्वाकांक्षी हैं, और अपन जानते हैं अपन ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति हैं सभी। पहले कोचिंग के लिए मतलब बड़े शहरों के अंदर जाना पड़ता था। आज के 10-15 वर्ष पहले रिंगस परिक्षेत्र के अंदर एक कोचिंग जैसी कोई चलती थी, कोई छोटा मोटा ट्यूशन सेंटर टाइप चलता था, कोचिंग जैसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन जब इस चीज़ को हमने पहचाना तो हमने शुरुआत की। उस शुरुआत के अंदर रामलाल जी भी हमारे साथ थे। आज एक खुशी की बात है, चाहे मैं अध्यापन कार्य कोचिंग चीज़ों के अंदर नहीं करवाता हूँ, लेकिन आज खुशी की बात है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, आप लोग हैं, शहर के अंदर जाकर वहाँ का मकान वगैरह मैनेजमेंट करना, वहाँ की कोचिंग इंस्टीट्यूशन की फीस अफोर्ड करना और अन्य प्रकार के खर्चे हैं। आज एक किसान, एक मध्यम वर्गीय आदमी या एक जो मेहनत करके कमाता है व्यक्ति, उसके लिए बड़ी बात, चैलेंजिंग बात है कि वो अपने बच्चों को जयपुर, सीकर जैसे शहर के अंदर भेजकर कोचिंग कराए। और कोचिंग ऐसा तो है नहीं कि 2-4 या 6 महीने आपने कोचिंग कर ली और बाद में आपको तुरंत रिजल्ट मिल गया। कई बार क्या होता है, हमें 3-3, 4-4, 2-2, 4-4 साल संघर्ष करना पड़ता है, सतत रूप से गाइडेंस लेना पड़ता है, कोचिंग लेनी पड़ती है। जैसे आप देखिए, पानीपत का जो पहला युद्ध है कब लड़ा गया था, आप में बता सकते हैं? पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था 1526 के अंदर। उसमें देखिए आप क्या है, आप इतिहास से मतलब शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। तो उसमें आप देखते हो बाबर की सेना बहुत 14,000 के आसपास सेना थी और इब्राहिम लोदी के पास स्थानीय शासकता, स्थानीय परिस्थितियां थी उनके पास, लेकिन उसके बावजूद लाख की सेना होने के बावजूद भी जो बाबर है अपनी रणनीति तुगलकनामा पद्धति है उसको अपनाकर और अन्य टेक्निक्स अपनाकर इतनी बड़ी जो इब्राहिम लोदी की सेना को क्या कर देता है, बड़ी आसानी से पराजित कर देता है। भारत के अंदर एक बहुत बड़ी सल्तनत है, मुगल सल्तनत, उसकी स्थापना कर देता है। तो वो रणनीति का है। हमको इतिहास से इस प्रकार की बातों से सीखना चाहिए और व्यवहार के अंदर हमें भी इस प्रकार की रणनीति है ना बनाने के लिए अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। ऐसे 1526 में आप जाओगे तो 1526 में देखो आप हेमू और अकबर के बीच 1556 के बीच में हेमू और अकबर के बीच लड़ाई लड़ेगी। तो अकबर की सेना तो बहुत छोटी थी और हेमू जो हेमचंद्र विक्रमादित्य था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके थी उस व्यक्ति ने, वो एक भी लड़ाई अभी तक नहीं हारा था। लेकिन बैराम खां है उसकी रणनीति कि जब उसको लगा बैराम खां को कि मेरी सेना हार रही है, तो उस
उसने ऐसी पॉलिसी बनाई कि क्यों नहीं इस हेमू को हमने टारगेट करें। तो उसने एक तीरंदाज वगैरह 2-4 तीरंदाज को इकट्ठा किया और उनके साथ साइड में तलवारबाज वगैरह उनको खड़ा करके कि आप इनको प्रोटेक्शन कीजिए, तलवारबाज ये धनुर्धरों को, आर्चरी वाले लोगों को, और उनको टारगेट दिया कि आप तो इस हेमू को टारगेट कर लो। तो वो टारगेट देखो उसका कैसा, वो उसकी बैराम खान की जो रणनीति सटीक चली, और वो तलवारबाज एवं धुरंधर थे जो तीर विद्या के अंदर एक्सपर्ट व्यक्ति थे, उनका प्रोटेक्शन किया। और उन्होंने किसको टारगेट किया? हेमू को। और बाई चांस क्या होता है, वो एक तीर है हेमू की आंख में लग जाता है, और वो एक तीर जो हेमू की आंख में लगा उसी के साथ पानीपत का जो सेकेंड युद्ध का परिणाम ही बदल गया। नहीं तो आज भारत की इतिहास में अलग प्रकार का इतिहास, वो तीर नहीं लगा होता तो निश्चित तौर पर उस दिन हेमचंद्र विक्रमादित्य उस युद्ध को जीतता। लेकिन वो उसकी रणनीति थी बैराम खां की कि वो अपनी रणनीति के माध्यम से है ना उस हेमू की सेना को उसने पराजित कर दिया, हेमू को उसने मतलब मरवा दिया, मार डाला एक प्रकार से। तो ऐसे आपको अपनी जो रणनीति है सटीक बनानी है। तो आपकी रणनीति यदि सटीक होगी तो आप निश्चित तौर पर सफलता के दरवाजे के ऊपर निश्चित तौर पर पहुंच जाओगे। और निकट भविष्य के अंदर आप सभी के लिए हमारे अपेक्षा है, जैसे भाई साहब विराजमान हैं ऐसे आप भी है ना किसी पद को सुशोभित करोगे। और जीवन के अंदर बेटा प्लान है, दो होनी चाहिए, क्योंकि आज का जो समय कंपटीशन का तगड़ा समय है, बहुत बड़ा समय है। प्लान ए और प्लान बी। प्लान बी है वो बहुत बड़ा ऊंचा होना चाहिए। आपको जो मानव शरीर मिला है ईश्वर की कृपा से, और आप अपने माता पिता की कृपा से और गुरुजनों के आशीर्वाद से जो आगे बढ़ रहे हो, तो आपको अपना जो जीवन के अंदर टारगेट है वो छोटा नहीं रखना है, आपको टारगेट क्या रखना है? बड़ा। लेकिन वो जो लक्ष्य है आपका बी होना चाहिए, लक्ष्य ए भी होना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि बी जो हमारा जो है ए बोल दीजिए आप, जिसको टारगेट ए है उसको अचीव नहीं करें तो हमको बी टारगेट तो आसानी से मिल ही जाना चाहिए। जैसे हमारा लक्ष्य था कि हम आरएस वगैरह बने, प्रयास भी किया, 2 बार आरएस अलाइड में सिलेक्टेड भी हुए, अलाइड में गया नहीं, मेरे स्टेट सर्विस से थी स्टेट, क्यों मैं ऑलरेडी गजेटेड पद के ऊपर लेक्चर के पद के ऊपर था, तो कि अपने आरएस बने और स्टेट सर्विस में पहले प्रयास करें, लेकिन वो नहीं मिला। कोई बात नहीं, आज हम प्रिंसिपल पद के ऊपर हैं लेक्चरशिप से होते हुए। तो ऐसे है ना, आप कई बार क्या होता है प्रयास करने के बावजूद अपने को टारगेट नंबर 1 है, जो अपना लक्ष्य नंबर 1 है, वो अपने को अचीव नहीं होता। तो उस 1 नंबर के टारगेट के कारण से हमें नहीं कि असफल हो जाना है। रास्ते 2 रखो, हो सकता है जो जिस रास्ते के ऊपर चल रहे हो उसमें आपको ईश्वर की सहायता नहीं मिले, कई बार परिस्थितियां भी अलाउ नहीं करते हैं, कोई विपरीत परिस्थितियां भी आ जाती हैं, क्योंकि अपने सामाजिक संबंधों के पुतले हैं, कई प्रकार की परिस्थितियां अपने जीवन को प्रभावित करती है। तो बी जो टारगेट है वो थोड़ा इजी होना चाहिए, और ए टारगेट है आपका जो सौपन है वो होना चाहिए। पहले बी टारगेट को प्राप्त करने का प्रयास करो, ये अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करो। जब आप अपने आप को स्थापित कर लो तो बड़ा टारगेट है, जैसे आपको एसआई बनना है, कोई आरएस बनना है, कोई आईएएस बनना है, या बड़े केंद्रीय सेवाओं के अंदर आपको जाना है, तो वो उस लक्ष्य को आप इन सर्विस देते हुए बाद में प्रयास कर सकते हो। जैसे आप टीचिंग लाइन में चले गए या कोई ग्राम सेवक बन गए, पटवारी बन गए, और आपका ख्वाब है आरएस बनना, आईएएस बनना, तो आपने बी टारगेट पहले ग्राम सेवक बन गए, पटवारी बन गए, शिक्षक बन गए, अपने आप को स्थापित तो कर लेना। अब आपको टेंशन नहीं, अब आपके पास क्या रहेगा? केवल टारगेट नंबर 1, उसके लिए सतत रूप से प्रयास करते रहो। तो सतत रूप से आप प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से आप उस टारगेट को प्राप्त कर लोगे। और भगवान भी उन्हीं लोगों की सहायता करते हैं जो स्वयं की सहायता करते हैं।